तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर बहुत शानदार रहने वाला है, और मैं बोल रहा हूँ शानदार रहने वाला है तो इसका मतलब शानदार रहने वाला है, ठीक है। यानी कि वीडियो को एंड तक एंजॉय करिएगा। करंट और स्टैटिक का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को सुनने में भी मजा आएगा और आप लोगों की लाइफ में काफी कुछ नया एडिशन करके जाएगा। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा वीडियो को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी ना, वीडियो के एंड में बस एक छोटा सा काम करना है। 1 या 2 मिनट लगेगी मुश्किल से आप लोगों को। आंखें बंद करना और रिकॉल करना कि क्या क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग ये सारी चीजें याद रख पाओगे। और यही तो बेसिक पर्पज है कि आप लोग एग्जाम में कम से कम इन चीजों को रिकॉल कर सको, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हो ना तो रिकॉल करने का ये प्रोसीजर ही काम आता है आप लोगों को। तो इसलिए बोलता हूं मैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल जरूर करिएगा। पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। एक काफी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू आया, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जो कि ऑस्कर अवार्ड के टाइम पर यहाँ पर थप्पड़बाजी की गई। अब यहाँ पर उसी के चलते थोड़ा सा नहीं एक मतलब माफीनामा चल रहा है, तो उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। आखिर क्या मुद्दा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो पहले तो सभी राजस्थान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बातें करेंगे राजस्थान के बारे में, कुछ खट्टे मीठे बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आती है कि ये जो इशू क्रिएट हुआ यहाँ पर, ये जो थप्पड़ पड़े और ये सारा जो काम चला, इसमें आखिर मुद्दा क्या था। तो मुद्दा था एक बीमारी। आखिर वो बीमारी क्या है, उस बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और एक बाबा रामदेव जी का किस्सा भी है, आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। मुझे बीमारी पढ़ते पढ़ते एकदम याद आ गया कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में शायद या फिर कपिल शर्मा शो में, आई थिंक, मुझे जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके द्वारा वहां पर कुछ ऐसा जोक करेक्ट किया गया था। तो देखेंगे वो भी क्या था, आखिर वो इसी बीमारी से रिलेटेड है। तो इस बीमारी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। आखिर क्या है ये बीमारी और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर हाँ फिर भी आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की जरूर कोशिश करूंगा। मैंने पढ़ी है सारी चीजें, मैंने जो भी है यहाँ से मतलब इंटरनेट से मैंने इसके बारे में स्टडी की है, तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या क्या इलाज हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको सुनिएगा। अगर हमारे देश में कहीं पर कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार बंद लग जाता है, ठीक है, कई बार स्ट्राइक कर दी जाती है। तो जानेंगे आखिर पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर। अभी भारत बंद की बात आप लोगों ने सुनी थी, पर लेकिन जो भारत बंद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मुद्दा यहाँ पर समझेंगे। आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट बन जाएगा वो, समझेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, और थोड़ा सा हिस्ट्री में भी आप लोगों को यहाँ से लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि कहां से बनाई गई ट्रेड यूनियन, क्या क्या मुद्दा है, कौन यहाँ पर इसको लेकर आया, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या हमारे संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। और एक बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों को सुनकर मजा आएगा। एक ट्रायंगल का, क्या हमारे संविधान में कुछ ट्रायंगल नाम की कोई चीज है, एक नया प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिएगा अच्छे से, मतलब कहने का कि सुनकर मजा आएगा। एक और बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल आप लोगों का होगा, जो कि कल्चर के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बेसिकली हमारी कंट्री में अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है, जो कोझिकोड है उसको जो सिटी ऑफ लिटरेचर में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो उसके चलते हम लोग जानेंगे पूरा ये प्रोसीजर क्या है, आखिर यहाँ पर कौन कौन सी इसके अंदर हमारी कंट्री की जो सिटीज है उनको इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में, और इसके साथ में और भी इसके कुछ इनिशिएटिव है क्या। तो आप लोगों को बहुत ही स्टैटिक और करंट का एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में। कहीं पर भी आप लोग ट्रेवल करते हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा एक फ्लाइट जो थी चाइना की, वो बेसिकली गायब हो गई, मतलब दिक्कत हो गई। तो कई सारा जो सिस्टम रहता है यहाँ पर दोनों एक तरीके से वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है चीजों के बीच में। तो समझेंगे पूरा सिस्टम यहाँ पर, अपने देश का कुछ सिस्टम है, कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो आखिर क्या क्या मुद्दा है पूरा, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ तमाम मुद्दे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यानी कि सुनकर आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। एक इंडेक्स भी मैंने डाला है यहाँ पर, जो कि मुझे लग रहा है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, अब कुछ इंडेक्सेस भी या फिर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हो गए या फिर नेशनल पार्क वगैरह हो गए, जो भी चीजें न्यूज में है ना, मैं वो भी इंक्लूड करता हुआ चलूंगा, ताकि और प्रोडक्टिव ये लेक्चर बने और अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर पाए। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है इसी लेक्चर के साथ में मैं आप लोगों का कवर करूंगा, और इसी के साथ में वीडियो के एंड में कल का रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को देखना है। और आज का जो बेसिकली एक ओवरव्यू है वो तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा ही, सारी चीजें जैसे मैंने बता दी, ठीक है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आज का क्विज भी होगा, जो कि एक तरीके से क्या डिस्कस करोगे आप लोग, तो उसका आप लोगों को बेसिकली आंसर भी यहाँ पर देना है एक तरीके से। तो आप लोगों को अच्छे से इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही प्यार से एंजॉय करोगे और वीडियो के एंड तक बने रहोगे। लेक्चर देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लेक्चर को थोड़ा सा मतलब
कंट्रोल रखा करो। आई विल मतलब एक मैं ट्राई करूंगा पूरा कंट्रोल रखने की, पर लेकिन फिर भी जो भी टाइम मैं आप लोग एक्स्ट्रा लूंगा ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो आप लोग का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको आप लोग का अच्छे से यूटिलाइज आप लोग कर पाएंगे। और बीइंग ए सेल्फ फैमिली मेंबर यार, मेरी बस एक ही ख्वाहिश रहती है, किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठो ना जाकर, तो वहां पर लगना चाहिए कि एसएलवी फैमिली का मेंबर बैठा हुआ है, ठीक है। वो वाला बेसिकली एक फील आनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन दिखते ही पता लगे कि हाँ यार ये तो सब पढ़ा है, ठीक है। ये लगेगी मतलब एसएलवी फैमिली ने ही मिलकर पेपर बनाए, तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी मतलब हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो उसको कंपनसेट कर लिया करो यार, ऐसी क्या बात हो गई। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहाँ पर ये है राजस्थान दिवस। 30 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, ये बहुत ही रंग बिरंगा एक राज्य आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि पिंक सिटी यहाँ पर बोला जाता है जयपुर को, आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बारे में एक आर्टिकल भी है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, काफी प्यार से आप लोगों को कई सारी बातें बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर ब्लू सिटी बोला जाता है जोधपुर को, ठीक है। तीसरा यहाँ पर गोल्डन सिटी बोला जाता है जैसलमेर को, और व्हाइट सिटी बोला जाता है उदयपुर को। तो ये सारी चीजें आप लोगों को राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर राजस्थान के बारे में बात की जाए, हमारी कंट्री का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है ये। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन तो यार मैं भी पूछूंगा यहाँ पर, बाकी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया वाइज, तो ये आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ फिर भी ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है राजस्थान हमारा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमारी कंट्री का तो सबसे बड़ा राज्य है ही है, इसी के साथ में पाकिस्तान के साथ भी सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में अगर बात करें हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं, तो पंजाब हो गया, इधर हो गया हरियाणा, यहाँ पर आएंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आएंगे तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश हो गया, और नीचे आएंगे तो गुजरात हो गया। तो टोटल 5 पांडव जो है राजस्थान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज अदर तरीके से इसको कनेक्ट मत करिएगा। तो राजस्थान हो गया, और जयपुर इसकी कैपिटल होगी। और जयपुर क्या है, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसी जयपुर के बारे में जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूं। यही आप लोगों को काफी एक इंपॉर्टेंट बेसिकली पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जयपुर को, ये देखिए जयपुर को यहाँ पर अभी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के उसमें अभी यहाँ पर, जो कि यूनेस्को का यूसीसीएन जिसको बोलते हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, उसमें भी यहाँ पर इसको खिताब दिया गया था, ठीक है। किस ईयर में दिया गया था वो सारी बातें बताऊंगा, रिसेंटली अभी कौन सा ऐड हुआ है वो भी सारी समझाऊंगा। तो एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करता हुआ साथ में चलूंगा, ताकि एग्जाम में बैठो ना जाके तो आप लोगों को मजा आए कि हाँ यार वाह ये तो सारे पढ़े पढ़े आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। आइए अब आगे चलते हैं, पूरा मुद्दा पहले एक नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, पूरा मुद्दा समझाऊंगा। ये तो राजस्थान के बारे में होगी, बाकी राजस्थान के बारे में और जैसे राजस्थान वासी हमारे बहुत सारे लेक्चर देखते हैं, तो राजस्थान वासी आप लोग बताओ यार राज्य के बारे में कुछ जानने को मिले, दूसरे की नॉन राजस्थान वासी उनको भी वो भी जाने कई सारी खट्टी मिट्टी बातें। तो जैसे कि राजस्थान के बारे में कुछ भी बेसिक चीजें जो भी आप लोगों को लगता है शेयर कर सकते हैं आप लोग, तो वे आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान की जो हिस्ट्री है ना यार, वो बड़ी ही शानदार है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, उठाकर अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो कल्चर से भरी हुई सिटी है, कल्चर से भरा हुआ राज्य है यार ये, ठीक है। इस तरीके से, और अपने राज्य के बारे में आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं पढ़ा करो, उसके बारे में आप लोग जानोगे तभी तो अच्छे से अपने राज्य के बारे में, तभी तो अच्छे से चीजों को देख पाओगे आने वाले टाइम में। इवन इंटरव्यू में भी अच्छे आंसर आप लोग दे पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, और खासकर ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, देश के अंदर में अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत चीज हो रही है ना, कहीं पर बंद हो गया, कुछ और दिक्कत पड़ गई, तो सारा सिस्टम बंद पड़ जाता है। सोचो पूरे देश में कितनी गाड़ियां चल रही होंगी, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने बैंक चल रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों की टपरी चाय ठेले की दुकानें चल रही हैं। तो अगर एक दिन देश बंद हो जाता है तो भाई साहब लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। एक गरीब से गरीब इंसान के घर में जिसको ठेला लगाना था आज, वो ठेला नहीं लगा पा रहा है, तो कईयों के घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो ये बेसिकली ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं। तो बात करेंगे भारत बंद के बारे में, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के अंदर आप लोग इस बेसिकली पूरे आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। हुआ क्या अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल आप लोगों को लेकर चलेगा, ये लेकर चलेगा केरला के अंदर में। तो पहले मैं आप लोगों को केरला को एक बार मैप में दिखा दूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। एग्जैक्ट लोकेशन केरला की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया में कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करता है, और इधर आप लोगों को अरेबियन सी के साइड में केरला देखने को मिलेगा। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन, जो कि पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बात करता हूं आर्टिकल के बारे में। केरला के अंदर में जो हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, क्या चल रहा था, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने यहाँ पर मान लीजिए बंद हो गया, यहाँ पर एक तरीके से भारत बंद कर दिया, तो अनऑथराइज तरीके से, यानी किसी ने उनको परमिशन नहीं दी है, तो उन्होंने जॉब पर आना ही बंद कर दिया, ठीक है। यानी एक तरीके से नहीं, हाँ भाई साहब बंद चल रहा है तो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो आप लोग सोचिए यहाँ पर अगर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके से
मतलब बंद में अगर पार्टिसिपेट करने लग जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये चीजें होती है। कई बार अगर बात करें हॉस्पिटल कैसे चलेंगे, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी चीजें तो हम लोग देख सकते हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर एक बात बोलेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है डाइज नोन, ठीक है। तो इसके बारे में जानेगा कि क्या मतलब है इसका, कि इसका क्या मतलब होता है। तो केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो ये एग्जैक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। तो पूरा आर्टिकल काफी बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट करूंगा क्लियर, और स्टैटिक भी साथ में कवर करूंगा, करंट के साथ में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। तो अच्छे से सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुनकर। ओके, केरला हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला कि डायरेक्ट किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी बचा हुआ है उसको ये बोला गया कि जो भी देखिए पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं जो ड्यूटी पर आ रहे हो तो अपना प्रॉपर काम करें, पर लेकिन जो यहां पर अभी 2 डे का जो नेशनल वाइड स्ट्राइक था उसका पार्ट बन गए, तो उनके लिए यहां पर गवर्नमेंट को इश्यू करना चाहिए डाइज नोन। मतलब क्या इसका, इसका मतलब यहां पर ये कि नो वर्क नो पे, यानी कि उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, जो काम पर नहीं आएगा उनकी सैलरी जो है वो कट कर ली जाएगी। ये किसके हिसाब से कर रहे हैं यहां पर, ये अंडर द रूल 14A ऑफ पार्ट 1 ऑफ केरला सर्विस रूल है, जिसमें अगर कोई अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट हो जाता है। अनऑथराइज का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को छुट्टी लेनी है तो आप लोगों को प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रॉपर वहां पर छुट्टी के लिए एक तरीके से नहीं, अपने आप उन्हीं कहते एक तरीके से कि प्रॉपर जो हेड अथॉरिटी है उसके पास में जाकर बात करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों की जो जेन्युइन छुट्टी है आप लोगों को जो मिलती है यहाँ पर साल के अंदर में, उनमें से आप लोगों को कोई छुट्टी लेनी है तो आप लोगों को उसके लिए बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं भाई साहब अपनी मर्जी के मालिक हो गए, घर जाकर लेट गए, ये ना चलने वाला है। तो इसके चलते यहां पर बात की गई, ऐसा कोई करता हुआ अगर नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ केरला हाईकोर्ट ने बोला कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको पे नहीं किया जाएगा, उसको पेमेंट नहीं दी जाएगी जो यहां पर इस तरीके से हरकतें करेगा। तो कहने का मतलब है कि चीजों को कंट्रोल करने का एक तरीका यहां पर ढूंढा गया इसके तरीके से। आप लोग बोलेंगे यहां पर आखिर ये मुद्दा बनाई क्यों, इससे पहले मतलब क्या हो गया ऐसा कि यहां पर इनको यहां पर ये काम करना पड़ गया। तो 28 और इसी के साथ में 29 को यहां पर स्ट्राइक के बारे में बात की गई, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा, ऑल इंडिया जो यहां पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको AITUC बोलते हैं, उसके द्वारा बेसिकली यहां पर बोला गया कि सबको स्ट्राइक करनी है। क्यों, क्योंकि कई सारे मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं देश में। यहां पर वर्कर्स के बारे में बात कर लें, चाहे फार्मर्स के बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात कर लें, नेशनल अगर बात करें यहां पर पॉलिसीज के बारे में, तो यहां पर बेसिकली ये माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई सारे ऐसे काम कर रही है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फार्मरों का प्रोटेस्ट अभी देखने को मिला, ठीक है। अभी यहां पर कई सारे कानून लेकर आए गए थे कोविड-19 के टाइम पर कि वर्कर्स को कंट्रोल कर सकती है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है। कई सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा बोला गया। इसी के साथ में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को यहां पर यह लग रहा है कि कल को चलकर अगर सारी चीजें इस तरीके से हो गई तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के चलते इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, सड़कों पर बैठकर धरने करेंगे, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी स्ट्राइक देखने को मिली। अभी यहां पर ये सारा माहौल जो क्रिएट किया गया, ये किया गया किसके द्वारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करके जब देखोगे तो ये स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का होगा। तो इसको अच्छे से मैं कवर करता हूं। सबसे पहले तो जो शब्द यूनियन है ना, यहाँ पर इस यूनियन शब्द की इंपोर्टेंस मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। कोई भी अगर यूनियन आप लोगों को बनानी है तो आप लोगों को अधिकार कहां से मिलते हैं। तो ऑलरेडी हालांकि ये जो यूनियन है ये आजादी से पहले बनाएगी, पर लेकिन क्या हमारे संविधान में इसके बारे में कुछ मेंशन है, तो मैं आप लोगों को उस पार्ट पर लेकर चलता हूं संविधान के। अगर आप लोग संविधान में जाकर झांकोगे तो आप लोगों को पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जो कि फंडामेंटल राइट, हिंदी में जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 19 जो है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों का इसी के चलते आप लोग कई सारी फ्रीडम देता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के अधिकार से रिलेटेड, जैसे आप लोग किसी के साथ में बातें कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें आप लोगों को अधिकार भी मिलेंगे और रिस्ट्रिक्शन भी मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोगों की गाड़ी एक्सप्रेस है बस चली जा रही है, मतलब कि सिग्नल को भी नहीं देख रही है, कोई सड़कों पे जा रहा है उसको भी नहीं उड़ाया जा रहा है सबको, नहीं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी रहेगी। अगर आप लोग पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को गलत एक तरीके से कोई गलत इंपैक्ट डालते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाएगी। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट का बी है यहाँ पर, वो बात करता है कि आप लोग असेंबल कर सकते हैं पीसफुल, शांति में बैठकर आप लोग एक दूसरे के साथ में, पर हथियार नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गोले बारूद लेकर पहुंच गए, असेंबली कर रहे हैं, कोई भी आएगा तो उड़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 का 3 यहाँ पर रोकता है आप लोगों को। ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों से बात की। आप लोग कोई एसोसिएशन बनानी है, आप लोग कोई यूनियन बनानी है और कोई कोऑपरेटिव बनानी है, तो यहां से आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी आप लोगों को अधिकार देते हैं। तो कल को चलकर अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि यहां पर कोई बात करेगी यहां पर यूनियन कैसे बनाते हैं, कोऑपरेटिव्स कैसे बनाते हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट है आप लोगों के पास में, कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता, आप लोगों का मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का 4 है, अगर कुछ ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं देश के अपोजिट में है तो फिर आप लोगों को रोका जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 का 1 का डी है, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में सुना था ना,
महाराष्ट्र में जो लोग काम करने जा रहे थे बिहार के, उनको वहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा था। तो ये संविधान के गलत है, यहाँ पर संविधान के खिलाफ है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। कहीं पर भी जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना प्रोफेशन, कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, ये खुद संविधान बोलता है प्रॉपर वे में। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी चीजें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है। कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, अपने देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर आप लोग कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। यानी कि आप लोग का मन कर रहा है ना, आप लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं कि आप लोग को तमिलनाडु में जाकर रहना है, रह सकते हैं आप लोग। गुजरात में रहते हैं, आप लोग को लग रहा है कि आसाम में जाकर रहना है, रह सकते हैं आप लोग। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा आप लोगों को अधिकार है, अपने देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर आप लोग कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अधिकार है सारे, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एरिया है जहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी, जहां पर इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो बेसिकली अलग चीज हो जाती है। पर हाँ, एक मोटे मोटे तौर पर जर्नलिस्टिक फॉर्म में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी हो गया, उसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, नाम जरूर याद रखेगा। मैंने कहते हैं तो एक तरीके से कि जो एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर इसके बारे में बता दो, तो कौन था यहाँ पर इसके पीछे बनाने वाला? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, और इसी के साथ में लाला लाजपत राय जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हिस्ट्री में बेसिकली क्या रोल प्ले किया गया है, तो सैल्यूट करने लायक है। ओके, तो इनके द्वारा वर्किंग क्लास, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस अभी आज के दिन में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल नहीं रही होगी अगर देखा जाए इसकी। बेसिकली क्यों? क्योंकि हम लोग खुद अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट चुनने के बाद में हम लोग खुद अपने कानून बनाते हैं, अपने कानून बनाकर हम लोग उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि 5 साल में फिर जनता के सामने जाना है, तो एक तरीके से वो भी कुछ ना कुछ जनता से दबकर रहती है थोड़ी बहुत तो। पर लेकिन यहाँ पर उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जब हमारे देश में अंग्रेजों की गवर्नमेंट हुआ करती थी, भाई साहब उनको कोई इलेक्शन से नहीं चुन के ला रहा था, ठीक है, वो अपनी मनमानी चलाते थे। उस टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझनी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे जरूरत है, मैंने आप लोगों से बोला कि यार 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने दे दिए 5,000 रुपए। मेरी खस्ता हालत हो रखी थी, मैंने वो 5,000 रुपए यूज किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अच्छी खासी चीजें हो गई, मेरे पास में अच्छे खासे पैसे हो गए, मेरी जिंदगी सेटल चल रही है। तो मैं बोलने लगूं आप लोगों को क्या आसान किया था, 5,000 रुपए तो ये थे, ये लो 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये वही बात हो गई बिल गेट्स वाली कि आज की डेट में एक ऐसा इंसान है, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, पर एक इंसान मेरे से भी ज्यादा अमीर है, ठीक है। वो थी वो न्यूज़पेपर वाली कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी कि बिल गेट्स साहब ने एक जगह जाकर न्यूज़पेपर खरीदा, तो उनके पास में छुट्टे पैसे नहीं थे, तो न्यूज़पेपर वाले ने बोला ले जाओ, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो एक तरीके समझ सकते हैं कि इंसान आपकी उस टाइम पर हेल्प करे कि जब आप लोग दिक्कत में हो, और फिर आप लोग उसको मनी में तोलने लगो, तो भाई साहब वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, क्योंकि उस टाइम पर उसके पास में 5,000, उस टाइम पर मेरे पास में 5,000 रुपए दिए गए, जिस टाइम पर मेरे पास में एक भी रुपया नहीं था। तो उस टाइम वो 5,000 रुपए 5 करोड़ रुपए के बराबर थे मेरे लिए। पर लेकिन अब मैं बोलने लगूं मेरे पास में तो दुनिया भर के करोड़ों रुपए पड़े हैं, ले 5 के 50 पकड़ आपने, क्या एहसान कर दिया तुमने, तो वो हो गया घमंड, तो वो गलत चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी भी चीज को कॉन्टेक्स्ट में अगर समझोगे ना, तो आप लोग उसकी ग्रेविटी समझ पाओगे, ठीक है। जो वर्किंग क्लास है यहाँ पर, अगर उसके मूवमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो 1930s में जब यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं हमारी कंट्री में हर एक एरिया के ऊपर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अपना खुद के अपने मजदूर वगैरह हो गए, उनसे दबाकर काम कराया जाता था, उनको प्रॉपर सैलरी भी नहीं दी जाती थी। इवन जो हमारी पुलिस थी यहाँ पर, जो बेसिकली अंग्रेजों के अंदर काम करती थी, उनमें भेदभाव रहता था, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती थी, अंग्रेजों को ज्यादा सैलरी मिलती थी। तो उस टाइम पर आप लोगों को समझना है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन उन वर्कर्स के लिए काम कर रही थी जो यहाँ पर हमारे देश में चीजें चल रही थी। तो वहां की ग्रेविटी समझोगे तो आप लोग इसकी इंपोर्टेंस समझोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ऐसा नहीं हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सबको पता है कि दुनिया भर में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसी टाइम पर थोड़ा पहले थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, और मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी था। अगर आप लोग लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट है तो आप लोग को याद होगा, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि 100 साल से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है यहाँ पर। ये क्यों 1919 में बनी थी, और मैं आज आप लोगों के 2022 में चीज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो बेसिकली AITU है वो रिप्रेजेंट करती है जो यहाँ पर इंडिया की जो लेबर को एट द ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक है हमारी लेबर का और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग ITUC बोलते हैं। ITUC जो है वो फाउंडर मेंबर भी यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का, जो कि वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर फेडरेशन है ट्रेड यूनियन की, तो उसका यहाँ पर एक फाउंडिंग मेंबर भी है। तो इससे आप लोग इसकी इंपोर्टेंस समझ सकते हैं। और कितने महान महान लीडर यहाँ पर इसके साथ में थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, NM जोशी, BP वादिया, दीवान चमनलाल, इसी के साथ में लाला लाजपत राय, जोसेफ, इसके इनका नाम है बिस्मिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। एक बार को अगर इनको याद नहीं रखना है, कम से कम इनमें से 1-2 इंपॉर्टेंट नाम जरूर याद रखेगा, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और दूसरा यहाँ पर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। तो ये सेकंड ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी। तो इनमें से कम ये 2 का नाम आप लोग याद रखिएगा एक बार को, अगर इनको सबको याद नहीं रख पा रहे हो तो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट आप लोगों से।
तो फिर आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। रिवीजन हल्का सा करते रहिए, सारी चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मली अगर बात करें तो लाला लाजपत राय जो थे वो फर्स्ट टू लिंक द कैपिटलिज्म विद इंपीरियलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म जैसे कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे प्राइवेट वालों के हाथ में सारी चीजें जाती जा रही हैं और वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पर लेकिन इंपीरियलिस्टिक जो पावर होती है, जैसे हमारे देश में से रॉ मटेरियल निकाल के ले गए, ठीक है, अपने देश में जाकर बेसिकली माल बना रहे हैं और फिर हमारे देश में लाकर बेच रहे हैं, तो हमारी कंट्री को बिल्कुल लूटने के पीछे पड़ गए। तो इंपीरियलिज्म और एक तरीके से यहाँ पर मिलिटरिज्म, और यहाँ पर ये सारे बोला गया यहाँ पर कि ट्विन चिल्ड्रन है यहाँ पर कैपिटलिज्म के, यानी कि जो मिलिट्री पावर है यहाँ पर और जो इंपीरियलिस्टिक लोग हैं वही मैक्सिमम आप लोगों को कैपिटलिस्ट बेसिकली नजर आएंगे। यानी कि आज की डेट में तो हर एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो आप लोगों को मिक्स्ड इकोनॉमी नजर आएगी, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल मतलब गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी और प्राइवेट वाले भी देखने को मिलेंगे। पर लेकिन पुराने टाइम पर बात करें तो हम लोग इनको गलत तरीके से देखते थे, पर लेकिन आज जो है वो माहौल बदल चुका है, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो आइडियोलॉजी थी यहाँ पर AITUC की, तो यहाँ पर बिगिनिंग में तो ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस की गई सोशलिस्ट जो पार्टी थी यहाँ पर, जिसको ब्रिटिश लेबर पार्टी बोलते थे। नाम ही लेबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लेबर के लिए काम करने वाली पार्टी। और गांधीयन फिलोसफी को फॉलो किया करते थे, जैसे कि नॉन वायलेंस हो गया, ट्रस्ट एक तरीके से यहाँ पर ट्रस्टिप हो गया, ठीक है। इसी के साथ में क्लास कोलैबोरेशन हो गया, है मिलजुल कर काम करेंगे, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ठीक है, तो वो वाली बातें हैं। तो ट्रेड यूनियन एक्ट भी लाया गया था 1926 में, जिसके तहत रिकॉग्नाइज किया गया यूनियन को एज ए लीगल एसोसिएशन, ठीक है। इसके साथ में किया गया कंडीशनल रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, वो सारी चीजें देखने को मिली। इसी के साथ में सिक्योर किया गया सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी के साथ में यहाँ पर चीजें देखने को मिली, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई यहाँ पर जो कि यहाँ पर जरूरी रहते हैं, और इसके चलते पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये संविधान से कहां से निकाल के लेके आइए वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, अभी मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है वो बता दिया। और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली डाइज नोन, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं अभी सारे मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, हिस्ट्री के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बेसिकली मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाए कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे। आप लोग वे वाले गोल्डन ट्रायंगल नहीं बताना है, यहाँ पर ये वाले गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोल्डन ट्रायंगल है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को देखना है। यानी कि ये वाले गोल्डन ट्रायंगल के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान में गोल्डन ट्रायंगल जो है वो किन किन आर्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आर्टिकल, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया इसके बारे में। अब क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ये भी पूछ ले कि गोल्डन ट्रायंगल के बारे में तो बता दिया, अच्छा ये बताओ ये कॉन्सेप्ट निकलकर कौन से पर्टिकुलर केस से आया था। तो याद रखिएगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहां से गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर ये निकाल कर लेकर आया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये एक्स्ट्रा है, मुझे लगा कि यहाँ पर आर्टिकल 19 की बात चली रही है, तो जब जब भी यहाँ पर आप लोग देखेगा आर्टिकल 19 आ गया तो रिकॉल करना और कौन से दो आर्टिकल है, तो 14 और 21। आर्टिकल 21 आ गया तो और कौन से दो आर्टिकल है, 14 और 19। आर्टिकल 14 आ गया तो कौन से, 21 और 19। और ये पॉलिटी में मैंने भाई साहब जितने ज्यादा डिटेल में फंडामेंटल राइट पढ़ाया ना मैंने जी लगाकर उतना डिटेल में, मतलब सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है वैसे तो, पर लेकिन फंडामेंटल राइट जो है मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। एक एक लेक्चर अलग अलग आर्टिकल पर क्रिएट किया है मैंने, ताकि आप लोग फंडामेंटल राइट को समझ सके, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल बताइएगा जरूर, थम्स अप देकर या फिर डिसलाइक कर या फिर कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करो आर्टिकल का, जो भी आप लोगों को जैसा आर्टिकल लगता है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा, कहां से निकल के आ रही है चीजें, कहां तक जा रही हैं और हमारे देश में कहां कहां पर फैली हुई है, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे किसके बारे में, यह यूनेस्को का बेसिकली सिटीज ऑफ लिटरेचर टैग के बारे में बात की जा रही है, किसको, कोझिकोड को। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये भी केरला से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो केरला मैंने भी आप लोगों को मैप में दिखाया, फिर से अगर एक बार दिखा दूं तो केरला आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आर्टिकल में एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बातें कुछ ऐसी की जाएंगी। कोझिकोड जो है यहाँ पर उसको प्रपोज किया गया है, किसके द्वारा, केरला का इंस्टीट्यूट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको KILA बोला गया है, कि बेसिकली कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया जाए यूनेस्को के अंदर में। अब क्या है पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट ध्यान से, ठीक है।
सबसे पहले तो यहाँ पर इसको अकेले को यहाँ पर ही लेकर नहीं चल रहे हैं, इसके साथ में और कई सारी सिटीज हैं यहाँ पर जिसको क्रिएटिव सिटीज की कैटेगरी में डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब जैसे कि तिरुवनंतपुरम को यहाँ पर सिटी ऑफ पीस बनाने की बात की जा रही है, कोल्लम को यहाँ पर सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, कोच्चि को यहाँ पर सिटी ऑफ डिजाइन बनाने की बात की जा रही है, थ्रिसुर को यहाँ पर सिटी ऑफ लर्निंग, इसके साथ में यहाँ पर किन्नूर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट बनाने की बात की जा रही है। तो आखिर कैसे बनते हैं यहाँ पर और क्या इसका तरीका है, क्या यहाँ पर ये यूनेस्को प्रोवाइड कराता है ऐसी कोई चीजें, तो कहां पर प्रोवाइड कराता है, तो ये बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यूनेस्को का जो सिटी ऑफ लिटरेचर वाला प्रोग्राम है यहाँ पर, ये बेसिकली कहां पर देखने को मिलेगा, एक काफी वाइड एरिया है इसमें जिसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि अलग अलग एरिया में क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कोई शांति बनाने में, कोई बायोडाइवर्सिटी में, कोई डिजाइन में। तो ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 2004 में कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ पर आगे चली जा रही है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम यहाँ से निकल कर आया। तो नेटवर्क था 2004 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें। अगर अपने ही देश के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो हमारी कई सारी सिटीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अलग अलग मुद्दे पर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं 1 मिनट के लिए, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हमारी कंट्री में अगर अभी बात करूं रिसेंटली की, तो याद रखिएगा श्रीनगर को यहाँ पर क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट 2021 की कैटेगरी में डाला गया यूनेस्को का यूसीसीएन। यूसीसीएन मतलब जिसको मैंने बोला क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जो कि 2004 में क्रिएट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आप लोगों का 11वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं 11वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर जाएंगे तो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो सिटी है और कम्युनिटी है वो यहाँ पर सस्टेनेबल रहनी चाहिए, तो ये उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके चलते आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है अपने आप तो जिंदगी एंजॉय करनी है, आने वाली जनरेशन के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना है। हमारी कंट्री में क्या कहता है, हमारी कंट्री में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट रहती है और अपनी सिटी जो है यहाँ पर उसको बेसिकली एप्लीकेशन के लिए देती है कि हाँ भाई साहब हमारी ये सिटी है, इनको इंक्लूड किया जा सकता है क्या। फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं यूनेस्को वाले, ये अपनी टीम भेजते हैं और चेक करते हैं कि सामने वाले जो बोल रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। उसको चेक करने के बाद में अगर इनको लगता है कि इनके द्वारा जो भी क्राइटेरिया रखे गए उनको फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर फिर इसको ये उसका दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट, इसी के साथ में मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, इसी के साथ में गेस्ट्रोनॉमी, यहाँ पर लिटरेचर और म्यूजिक। तो 7 क्रिएटिव फील्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके बेस पर यहाँ पर ये क्रिएट किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था, तो टोटल मिलाकर 7 क्रिएटिव फील्ड है। तो 7 क्रिएटिव फील्ड में से आप लोग यहाँ पर ये फील्ड नजर आएंगे। ठीक है, एक एक कर इसके बारे में बातें करते हैं। हमारी कंट्री में याद रखिएगा श्रीनगर को यहाँ पर बेसिकली क्राफ्ट एंड द फोक 21। ठीक है, मुंबई को फिल्म सिटी किसमें 2019, हैदराबाद को गेस्ट्रोनॉमी खाने पीने के फील्ड में 2019, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2017, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक 2015, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2015। इसमें से किसी भी सिटी में आप लोग आते हैं तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों की सिटीज के बारे में इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अगर बात करूं यहाँ पर, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि जो यूनेस्को है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाता है। 1945 से बनाया गया था और पेरिस में फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है। तो ये कई बार हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजियाना नहीं है अगर हेडक्वार्टर के बारे में पूछ ले। अभी रिसेंटली न्यूज में था दिसंबर के महीने में। ठीक है, फिर ये रिसेंटली अभी न्यूज आया मार्च के महीने में, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर जब दिसंबर के महीने में न्यूज में था तो दिसंबर से नवंबर के महीने में था। ठीक है, जब यहाँ पर जब आप लोगों को श्रीनगर सिटी के बारे में बात की गई, ठीक है, 2021 में, और अभी यहाँ पर ये आ गया बेसिकली केरला से रिलेटेड। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव है इसके जो यूनेस्को इनिशिएटिव लेकर चलते हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हो गया, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क हो गया, इसी के साथ में नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज हो गया, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड, इनके जो लैंग्वेज आज के में खतरे में है तो उनके लिए उसको एटलस पे दिखाना ताकि उनको लोग देखते रहे। तो याद रखें कि ऐसा भी कुछ है भाई साहब, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो एक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर की अक्सर लार टपक जाती है इसके ऊपर, तो कि बताओ ये रिपोर्ट है और क्या क्या इसके बारे में बात है। तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, ये यूनेस्को के द्वारा तैयार की जाती है। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजियाना नहीं है, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। कुछ और बातें अगर मैं यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, जैसे कि मैंने भी आप बताया यहाँ पर क्रिएट क्या किया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। 193 मेंबर है यहाँ पर, 11 एसोसिएटेड मेंबर देखने को मिलेंगे और इंडिया के द्वारा इसको 1946 में यहाँ पर बेसिकली ज्वाइन किया गया था। इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, यूएसए और इजराइल ने अभी रिसेंटली इसको छोड़ दिया है, यानी कि भाग गया छोड़ के। ठीक है, वो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कमाल किया था, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का फैलाया हुआ रहता था। हमारी कंट्री से रिलेटेड अगर बात करें, अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया था, क्यों,
क्योंकि उड़ीसा के दो एरिया ऐसे हैं यहाँ पर, दो कम्युनिटी जिनका नाम है यहाँ पर, दोनों के नाम आप लोग याद रखते हैं, खासकर अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं, ठीक है। एक का नाम है यहाँ पर वेंकटा रायपुर और दूसरे का यहाँ पर बेसिकली नोलिसाही, ठीक है। तो नोलिसाही बेसिकली ये सुनामी रेडी कम्युनिटी, यानी कल को सुनामी आती है तो उसके लिए रेडी है उसके टैकल करने के लिए, तो ये खिताब यहाँ पर दिया गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक बातें, तो बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मैं हूं ना, टेंशन काहे को ले रहे हो, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा ये आर्टिकल और इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, मतलब चीजें समझ में आ रही है, फिर कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। ये अभी मुद्दा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, बेसिकली मुद्दा क्या था यहाँ पर, इनका नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ साहब है यहाँ पर ये, और साइड में ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है बेसिकली क्रिस रॉक। क्रिस रॉक ने कमेंट किया यहाँ पर विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर, और इनको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया बीमारी क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इनके द्वारा जो ये कमेंट किया गया, इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली गुस्सा हो गए उस सेरेमनी में जहां पर ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इन्होंने उठे और यहाँ पर जाकर इनको थप्पड़ जड़ दिया। तो ये जो थप्पड़ इनको ये मारा गया यहाँ पर, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि ऑस्कर पुरस्कार के अंदर इस तरीके से थप्पड़ कैसे मार सकता है, जो कि दुनिया यहाँ पर देख रही है। तो अभी यहाँ पर एक उड़ती उड़ती खबर ये भी निकल कर आई थी कि जो अकेडमी है, क्योंकि इनको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, तो जो ऑस्कर क्या जो अकेडमी है बेसिकली जो अकेडमी अवार्ड बोला जाता है, जो ऑस्कर है यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि रिव्यू किया जाएगा इसको, कि जो इनके दोबारा थप्पड़ मारा गया उसको देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर इसके खिलाफ बेसिकली एक्शन लिए जा सकते हैं। यहाँ पर रुकिए आप लोग एक मिनट के लिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे अगर उदाहरण के तौर पर दिया जाए, बराक ओबामा साहब को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया अफगानिस्तान के अंदर जाकर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा आंग सान सुई जी को उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, पर लेकिन जब रोहिंग्या वाला मुद्दा चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर उन्होंने एक भी बात नहीं बोली, तो सब कह रहे थे उनका ऑस्कर, उनका जो बेसिकली ऑस्कर नहीं सॉरी उनका नोबेल प्राइज वापस ले लो। तो क्या किसी और रीजन की वजह से किसी पर्सन का वो अवार्ड लेना चाहिए जो उसको किसी और काम की वजह से मिला है? आप लोगों की क्या राय है इसमें? ये इनका जो ऑस्कर है ये रिटर्न इनसे लेना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर मैं बीइंग ए इंटरव्यूअर में आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपने विचार जो है वो जरूर लिखेगा। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों ना जैसे पढ़ने लिखने के साथ साथ में सोचने की क्षमता भी बढ़े, चीजों को सोचोगे तभी तो आप लोग एग्जाम में लिखोगे, तभी आप लोग दूसरे के साथ में डिस्कस कर पाओगे, किसी के साथ में एक प्रोडक्टिव अपनी बातें रख पाओगे। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है, ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से देखिएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है उसमें मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ, कई सारी एलोपेशिया के बारे में यहाँ पर सारी बातें जानेंगे और क्या क्या मुद्दा है समझेंगे। इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया, इनका जो नाम है, इनकी जो वाइफ है, इनका नाम है यहाँ पर पिंकेट स्मिथ। तो इनके द्वारा इनको कंपेयर किया गया, एक पर्टिकुलर मूवी थी जिसका नाम था यहाँ पर G.I. Jane 2, तो उसमें बेसिकली जो हीरोइन थी, ठीक है, तो उसके साथ में इनको कंपेयर किया गया कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यहाँ पर इनको देखना चाहेंगे। तो उसके चलते यहाँ पर इनको ये बात बुरी लगी, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये बीमारी कैसी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसको नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, नॉर्मली अगर बोले कि घर में आप लोगों ने कुत्ता रख रखा है, ठीक है, कुत्ता क्या करेगा, आप लोगों को सेव करने का काम करेगा, कोई भी आएगा उल्टा सीधा आदमी तो उसके ऊपर भोग पड़ेगा। पर सोचो वो आप लोग कुत्ता आप लोगों को ही काटने लगे तो कैसे रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये जो बीमारी है ये इम्यून सिस्टम की वजह से हमको बेसिकली एक देखने को मिलती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हम लोग को बीमारी से बचाने का काम करते हैं, पर लेकिन हमारा कुत्ता हम ही को काट रहा है, ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ गया और इसकी वजह से ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हेयर लॉसेस, पैचेस आप लोगों को यहाँ पर बॉडी में नजर आने लगते हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पर नजर आता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ पर नॉन कॉन्टिग्यूअस है। नॉन कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों को किसी को टच करोगे तो उससे नहीं फैलती है, बेसिकली ये बोला जाता है, ठीक है। एक कॉमन नॉन कॉन्टिग्यूअस बीमारी है, ये बोला गया बेसिकली, और यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। रामदेव जी के द्वारा जो यहाँ पर बातें बोली गई थी, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मतलब उनके द्वारा किस इंटरव्यू में, मतलब मुझे लग रहा है कि कपिल शर्मा का सोई था उसमें, जिनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई कि एलोपेशिया की जो बीमारी होती है, नॉर्मली अगर आप लोग बेसिकली उनसे पूछा गया था बाल झड़ने से अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए, तो उनके द्वारा बोला गया अगर कल को आप लोग होटल में जाते हो और होटल में जाते हो आप लोग, वहां पर जो टॉवल वगैरह मिलते हैं, वहां पर जो बेसिकली उनका जो सामान वो प्रोवाइड कराते हैं, अगर उनको यूज करते हो तो अगर वो पहले किसी एलोपेशिया के मरीज ने यूज किया हो और अगर आप लोग भी उसको यूज करते हो तो आप लोगों को एलोपेशिया की बीमारी हो जाएगी और इससे आप लोगों के बाल वगैरह झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर पे पैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि अगर हो गई तो हो गई। इसको वही है जैसे एड्स की बीमारी है ना, उसको कोई इलाज नहीं है, आप लोग बस कंट्रोल कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसको आप लोग बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो, कोई परमानेंट क्योर नहीं होता इन बीमारियों का। तो वही बातें यहां पर बोलेगी
तो रामदेव साहब के द्वारा जो बातें उस टाइम बोली गई थी वो मुझे एकदम याद आ गई। पर लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नॉन कॉन्टिगुअस बीमारी एक तरीके से, तो वो थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्शियल चीज लगी। ठीक है, चलिए जो भी है, आप लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या था। तो एलोपेशिया जो है बेसिकली हेयर लॉस देखने को मिलते हैं, और हेयर लॉस भी इसमें आप लोगों को कई तरीके से देखने को मिलेंगे। किसका तो पैचेस हो गए, थोड़े थोड़े सर में पैचेस आ गए, थोड़े थोड़े से ना जगह जगह से गायब हो गए बाल। ठीक है, किसी का आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्लीटली लॉस हो गए, और कंप्लीटली का मतलब पूरी बॉडी पर से ही हेयर लॉस हो गया। इवन भुएं भी इनकी नहीं है, इवन पलक जो होती है ना, जो पलक होती है हमारी, जो बेसिकली आंख होगी, वो भी यहाँ पर गायब होती है, आप लोग को नजर आती है। तो एंटायर बॉडी पर अगर यहाँ पर इस तरीके से गायब हो जाए, और दूसरा है पैचेस में अगर गायब हो जाए, तो दो तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहला हो गया यहाँ पर एलोपेशिया, इसको बोला गया यहाँ पर टोटलिस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो पैचेस में अगर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एरिया स्कैल्प पे कहीं कहीं से अगर गायब हो रहा है, तो ये देखने को मिलेगा। और एक्सट्रीम अगर चीजें पहुंच जाए कि एंटायर बॉडी पर हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसको बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सलिस। ठीक है, तो ये एलोपेशिया लगाना है और ये यूनिवर्सलिस। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, दो कैटेगरी में नॉर्मली इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है, अब इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, अगर किसी को ये बीमारी है तो आई एम नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस एक टीचर के तौर पर ये बातें पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस यहाँ पर कुछ नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। मेरे पास में कोई इसकी डिग्री नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से इलाज बताऊं कि एग्जैक्टली क्या है, पर हाँ वो है कि जो पढ़ा है यहाँ पर वो एक तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेज है, तो उसके चलते मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो है बेसिकली ऐसी बीमारी नहीं है कि आप लोगों ने चुटकी बजाई और ये बीमारी हो गई, झट से बीमारी होगी, ऐसा नहीं है इस बीमारी का। ये बीमारी आप लोगों को आराम आराम से देखने को मिलेगी, यानी कि होले होले। ठीक है, तो ये बीमारी बॉडी पर कवर करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की कोई भी बीमारी होगी ना, वो एकदम से आप लोगों की बॉडी पर नहीं चढ़ेगी, वो आराम आराम से बेसिकली चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। यानी कि वो एक तरीके से प्लानिंग के साथ में काम करती है। हमारी और आप लोगों की तरीके से नहीं है कि हम लोग कई बार क्या नहीं करते, शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल फॉलो करती है। ठीक है, अगर बात की जाए तो मोस्ट केसेस जो है यहाँ पर ये बिफोर 30, ये खतरनाक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोगों की शादी भी नहीं हो रही है, मतलब 30 से पहले, और यहाँ पर एलोपेशिया हो गया, तो क्या हो गया, तो भाई साहब दिक्कतें होने लगती हैं। कई सारे लोगों को देखा होगा, नॉर्मली जनरली ये देखने को मिल जाती है। तो इसमें होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। हेयर फॉलिकल्स जहां से आप लोगों के जो हेयर निकल कर आते हैं, बेसिकली जो जड़ें होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे बाल झड़ते हैं, जो भी नेचुरली अपना आप झड़कर गिर गया, उस बाल को उठाना और एक बाल खुद से सर से उखाड़ना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आएगा, जो जल से बाल आप लोग उखाड़ेंगे ना, वो आप लोग जहां पर रखोगे हथेली पर या फिर उंगली पर, तो चिपक जाएगा, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो खुद से गिरा है उसकी जो जड़ होगी वो सूखी हुई होगी। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसका जो बेस होता है वो बर्बाद कर चुका होता है, जो अटैक किया जाता है यहाँ पर इम्यून सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से, तो हेयर लॉसेस होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑटो इम्यून, यानी कि ऑटोमेटिक हो गया, वैसा नहीं कहते ऑटोमेटिक अपलोड हो गया, तो यहाँ पर ऑटो हमारा इम्यून सिस्टम ही खुद यहाँ पर ऐसी हरकतें करना स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी कोई भी चीज जो है अगर नॉर्मल सिचुएशन में चल रही है तो वो अपने आप गलत नहीं होती है। कुछ ना कुछ बदतमीजी, कुछ ना कुछ हरकतें तो हमारे द्वारा की जाती है, और कुछ ना कुछ हरकतें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में या फिर नेचर से हम लोग को मिल जाती हैं। अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से, आप लोग सारी चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ऑटो इम्यून कंडीशन, डायबिटीज की बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी होगी, इंसान की ये ऑटो इम्यून वाली एकदम अपने आप बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग डायबिटीज और थायराइड से अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी हद तक इस बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं। आई ना बात समझ में, तो कहीं ना कहीं हरकतें आप लोग काफी हद तक हमारी भी देखने को मिलेगी। पर लेकिन कई बार ऐसा है कि हमारी भी हरकतें नहीं है, हम लोग खुद शिकार हो गए, जैसे कि जेनेटिकली आ गई, हेरिडेटरी है, यानी कि पेरेंट्स से हम लोग को गिफ्ट में मिल गई। भाई साहब इतनी प्रॉपर्टी मिलती है, जायदाद मिलती है, माँ बाप अब इतनी कमाई करके जाते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर कोई बीमारी नहीं थी तो क्या बिगड़ गया। ठीक है, तो भी उसको भी ऐसे ही बेसिकली रखो अपने पास में, मानी कि हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कई बार एजिंग की प्रॉब्लम की वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जेनेटिक फैक्टर, हेरिडेटरी और एजिंग, ये एक बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों के हाथ में नहीं है। ठीक है, पर लेकिन अगर बात करूं न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, आप लोगों को प्रॉपर विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, रात को खा रहे हैं उल्टी सीधी तले भुने सामान खा रहे हैं, तो भाई साहब ये तो बिल्कुल आप लोग एक तरीके से इससे बच सकते हैं। पर लेकिन मैक्सिमम लोग इसका शिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप में से भी, हम में से भी कोई इसका शिकार हो। इसी के साथ में ये बड़ा खतरनाक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंजाइटी, चीजों को लेकर डरना, अपने आप में इरिटेट होना, काम ना हो जाए तो उसके चलते प्रेशर में आ जाना। ये एक इतनी खतरनाक चीज है जिसके बारे में कम से कम बात करनी चाहिए। बच्चों को क्लासेस देनी चाहिए कि किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊं, अगर आप लोगों को कभी भी माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े ना, तो आप लोगों को उसके बारे में ये सोचिए कि मतलब उसका एंड पॉइंट सोचिए 1 मिनट के लिए, रुक वहां पर कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा यार अगर ये हो गया तो। ठीक है, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फालतू और क्या होगा, इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग सोचेंगे ना,
तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज के साथ में लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। मतलब ये मेरा तरीका है सोचने का कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो इससे फालतू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप लोग समझ पाते हैं कि एंड पॉइंट ये हो सकता है। अब आप लोगों को सोल्यूशन क्या निकालना है, वहां से आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करना है। समझ में आ गया। अगर बाल्डनेस के बारे में बात करें, यहाँ पर ये मैन और वुमेन दोनों में देखने को मिलेगा, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इसके शिकार होते हैं। तो ये जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ठीक है, यानी कि बीमारी जो है ये भेदभाव नहीं करती है। तो बड़ी ही एक तरीके से संविधान के जो कॉन्सेप्ट है फॉलो करने वाली बीमारी है। और ये बेसिकली सारे एक तरीके से आप लोग बोले तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी फॉलो करती है कि भेदभाव नहीं करूंगी किसी के साथ में। अब यहाँ पर खासकर वुमेन में थोड़ा सा कुछ इंपैक्ट आप लोगों को इसका ज्यादा देखने को मिल सकता है कई बार। रीजन उनकी जो नेचर होती है बॉडी का वुमेन का, उसकी वजह से। सबसे पहले बात तो हार्मोनल चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे जैसे एक यंग एज आती है तो आप लोगों को पता है लड़का और लड़की में दोनों में हार्मोनल चेंज होते हैं। बॉडी पर बाल आ जाना, ठीक है, जो बॉडी थोड़ी सुडौल होने लगना। जैसे लड़कियों की बॉडी में भी आप लोगों ने नॉर्मली एक अपनी बॉडी, जैसे हम लोग बचपन में थे अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़के की बॉडी में भी हम बचपन में थे बढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। और ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या क्या चेंजेस आते हैं, जाकर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ लेना। एक एक पॉइंट उनके द्वारा बताया गया कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको देखिएगा। एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पर वुमेन के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पर जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या नेचर ने ये गिफ्ट दिया है कि वुमेन हम लोगों को बेसिकली एक सोसाइटी को आगे लेकर चलने का काम करती है। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी कई बार ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। और एक होता है यहाँ पर मोनोपोज। मोनोपोज ये क्या होता है, इसके बारे में जब मैंने सर्च किया, मतलब बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, क्या होता है। मैंने जब पढ़ा इसके बारे में सर्च करके तो मुझे पता चला कि मोनोपोज क्या होता है। बेसिकली ये यहाँ पर जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो जब एक तरीके से एंड टाइम पर पहुंच रही होती है। नॉर्मली जो वुमेन की जो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, हम जैसे इंसान इस दुनिया में आए हैं, वो लगभग 40s और 50s तक चलती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 40 से 50 की एज जो होती है उस तक चलती है। और फिर यहाँ पर ये 51 बेसिकली यूएसए में बताया गया है, एक तरीके से माना जाता है कि इसके बाद में यहाँ पर मोनोपोज आ जाता है। इसका मतलब ये कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो पीरियोडिक जो पीरियड्स जो चलते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका जो एंड मोमेंट होता है एक तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक तरीके से ये पूरा नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेसर है, इनको हम लोग ऐसे बोल ही नहीं सकते कि इसमें कुछ गलत चीजें हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंज आते हैं। सोचो कोई चीज एक तरीके से बचपन से तो नहीं, मतलब 13, 14, 15 साल की उम्र से जो पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है वो एक यहाँ पर इतने साल तक चल रही है और फिर वो रुक रही है। तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर किसी को बीच में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो 12 महीने तक अगर विदाउट पीरियड साइकिल अगर हो जाए तो फिर इसको एक तरीके से इलाज भी कराना, इसके बेसिकली बारे में बात की गई, ठीक है। तो एक तो ये देखने को मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा वुमेन के साथ में, क्योंकि मैन को तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्रोनिकल कई सारी एक तरीके से क्रोनिक इलनेस हो जाती है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पर इम्यून सिस्टम हमारे साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक और ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ये भी मैक्सिमम आप लोगों को औरतों में यानी कि महिलाओं में नजर आएगी। यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये यूटेरस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक हेल्दी यूटेरस जो है यहाँ पर बेसिकली इस तरीका आप लोगों को यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इश्यूज देखने को लगेंगे, ठीक है। देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों को एक एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ से मैं आप लोगों को बातें बताऊं तो जो प्राइवेट स्पॉट्स होते हैं ना, इनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे कि आप लोग इनको क्लीन रखा करो, ठीक है। कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है कि हम लोग गंदे कपड़े पहने रखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, डॉक्टर के पास में जाते हैं कई बार नहीं, दांत वगैरह होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं, खासकर वुमेन के लिए तो, कि इन चीजों को बहुत ज्यादा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। ये मैन हो या वुमेन हो, दोनों के लिए बेसिकली यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है इनके बारे में तो आप लोग दूसरों को, अपने छोटे भाई बहन को भी बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, इंसान को कई बार डेथ तक हो जाती है, इतनी खतरनाक बीमारी आगे चल के बढ़ जाती है। तो क्यों ना हम लोग इनके बारे में बातें करें, तो सोल्यूशन निकले। इन्वायरमेंटल फैक्टर कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया। भाई साहब ये तो अपने हाथ में अब आज के में है नहीं, इतने ज्यादा निकल चुके हैं, पर फिर भी बचा सकते हैं अपने आप को। जैसे बाहर निकल रहे हैं तो कैप वगैरह पहन के चला जाए, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके। और बाकी अपना आंखों पर चश्मा लगा ली, इतनी ज्यादा धूप देखने को मिलती है, दिक्कत ना पड़े। तो ये बेसिकली पानी वगैरह अपने साथ में रखिएगा, गर्मी जैसे आ रही है तो उसके चलते आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी आप लोग ध्यान रखते हैं, गर्मियों में खासकर इन चीजों का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मैंने सारा बात बता दी बीमारी के बारे में कि कहां कहां से हो रही है। तो इनमें से देख सकते हैं कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, जैसे जेनेटिक्स वाले हो गए और ये सारी, पर लेकिन कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमारे हाथ में थी। तो जोन सी हाथ में कम से कम उनका तो हम लोग इलाज कर सकते हैं ना, तो उनके ऊपर कम से कम फोकस दीजिए। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि हम लोग फ्यूचर को लेकर टेंशन में और पास्ट को लेकर टेंशन में, प्रेजेंट को जी नहीं रहे हैं। तो प्रेजेंट में आप लोग जिए तो आप लोग काफी कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अब ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा हैरानी होगी कि देयर इज नो क्योर, यानी कि कोई इसका इलाज नहीं है। एलोपेशिया जो यहाँ पर आइडिया है बेसिकली पैचेस होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जो पैचेस पड़ जाते हैं ना सर पे, तो इसकी कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यानी कि एक बार को हो गई तो हो गई, तो फिर क्या चलने दे ऐसी? नहीं, ऐसा किसी ने बोला? मैंने तो नहीं बोला ऐसा। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैं बोलता ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा ना बढ़े, कम से कम चीजों को प्रिवेंट किया जाए कि और ज्यादा ना बढ़े। तो यहाँ पर मेडिकल और नेचुरल कई सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। तो मेडिकल भी और नेचुरल भी किस तरीके से, तो उनके बारे में मैं भी आप लोग को एक एक कर बताऊंगा। डिफरेंट तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ इंजेक्शन भी लगते हैं, कई सारी जो यहाँ पर गोलियां वगैरह आती हैं, और कई सारी यहाँ पर अगर दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कई बार यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ट्यूब वगैरह भी दी जाती है लगाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर बात करें तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है वो माना जाता है कि यहाँ पर इसको एक तरीके से सप्रेस करने का काम करती है। पर लेकिन जैसा मैंने बोला इंजेक्शन वगैरह ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये है यार। पर लेकिन कई सारी थेरेपी भी है यहाँ पर, हल्की हल्की चीजों को लेकर चलना है आप लोग। जिससे बोलो में किसी के बाल अगर झड़ रहे हैं तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोग एक प्रॉपर नींद ले, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं काफी अच्छे से, ठीक है। ये काफी अच्छा होता है शीर्षासन वगैरह, और कोशिश करो डेली एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को सोल्यूशन में नजर आएंगी। जो भी होगा आप लोगों को सोल्यूशन बताएगा। कई सारे सब्सटेंसेस जैसे कि जिंक हो गया, बायोटीन हो गया। बायोटीन के तो आप लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट भी सुने होंगे कि बायोटीन की गोली खा लो, ठीक है। एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। ओनियन जूस बोला जाता है, इसको रब कर सकते हैं, मसाज वगैरह। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको भी यूज किया जा सकता है स्कैल्प के ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसी के साथ में अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर ऑयल्स हो गए, ठीक है, जैसे टी ट्री हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर रोजमेरी, ये लेवेंडर, तो कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको यूज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर डाइट काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो कि बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उसको रोकना है बेसिकली। जैसे यहाँ पर मीट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, तो इनको लाइफ का पार्ट बनाया जा सकता है। जो मीट्स वगैरह नहीं खाता वो इस तरीके से पनीर वगैरह एक तरीके से कि प्रोटीन वगैरह आप लोगों की डाइट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्कैल्प मसाज जो हो गया, और कई सारे हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि यहाँ पर ग्रीन टी भी एक वन ऑफ सोर्स है जो कि आप लोगों की बॉडी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है अगर मॉर्निंग में खाली पेट आप लोग इसको यूज करते हैं। तो ये एक बीमारी के लिए नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आप लोग की दूर करता हुआ नजर आएगा। और देखिए मेरा तो मानना ये है कि अगर आप लोग प्रॉपर सो रहे हैं, अपनी नींद ले रहे हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे, कम से कम एटलीस्ट 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे की कम से कम आप लोग नींद ले रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले हेल्थ आती है। अगर आप लोगों की हेल्थ सही रहेगी ना तो सारी चीजें चलती रहेगी। अगर हेल्थ ही बिगड़ गई तो सारी चीजें बिगड़ गई। तो इसलिए हेल्थ को सबसे ज्यादा फोकस देना है। मैंने जिंदगी में बहुत इग्नोर किया था हेल्थ को, पर लेकिन आज की डेट में मैं हेल्थ पर ज्यादा एक तरीके से कॉन्शियस रहता हूं, क्योंकि मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि मैंने कहा यार बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी पर हेल्थ को अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस आप लोग भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए यार, ये जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। काम में भी आप लोगों को एनर्जी देखने को मिलेगी जब आप लोग हेल्थी रहेंगे तो, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया, तो क्या मुद्दा था यहाँ पर, मुद्दे से क्या बीमारी निकल कर आई, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है तो बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है। पूरा किस तरीके से फैलती है, कैसी कैसी तरीके से बीमारी है, इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। बाकी यहाँ पर मोनोपोज क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक और तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड बीमारी वो क्या ट्रीटमेंट है, और किस तरीके से आप लोग और ज्यादा अच्छे से इसको फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बताएगा, वरना आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोग लेक्चर को बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, लाइक कर डिसलाइक कर और बेसिकली कमेंट बॉक्स में। तो 3 तरीके के फीडबैक आप लोग, तो तीनों में से जो भी सूटेबल लगे उसको एंजॉय करो और फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में बात की जा रही है, इनके पीआईबी के द्वारा कवर किया गया है। और जो आर्टिकल पीआईबी कवर कर ले तो गवर्नमेंट खुद आप लोगों को बता रही है ये है मेरा करंट अफेयर, इसको जरूर पढ़ना, मैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो क्या क्या बातें हैं अभी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बेसिकली ये जो आर्टिकल है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर में आप लोग इसको देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, तो उसके चलते अपने ही देश में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रही है, किसके साथ में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के साथ में। ज्वाइंट वेंचर है कि अपने ही देश में अपने द्वारा खुद से बनाएंगे सिस्टम ऐसा जो कि एयर ट्रैफिक को मैनेज कर सके, और इसी के साथ में जो सरफेस पर जो मूवमेंट हो रहा है या एयरक्राफ्ट इन द एयरपोर्ट्स, तो उसको यहाँ पर देखेंगे। यानी कि हम लोग अपने आप काम करेंगे भाई साहब। उन्हें कहते हैं कि कातिया मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है, तो वही बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आप लोग समझिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम मैनेज किया है
कहां कहां पर जहाज उड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको ट्रेस किया जाता है। आप लोगों ने देखा हो कई बार बोला जाता है कि पाकिस्तान ने हम लोग को मना कर दिया कि हम लोग अपना जहाज जो है पाकिस्तान के ऊपर से नहीं उड़ा सकते। उसका बेसिक पर्पज क्या रहता है? बेसिक पर्पज ये रहता है कि उनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अगर कोई जहाज जाएगा तो उसको ट्रेस करेगी और यहाँ पर अलाउ नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी वो अटैक कर सकते हैं कि हम लोग हमारी परमिशन से पूछे बगैर आ गया। हो सकता है कोई ऐसा हो कि बॉम्ब गिराने आ रहा हो, तो यहाँ पर उसको वार्निंग दी जाती है। अगर वो नहीं रुकता है तो फिर मिसाइल लॉन्चर वो लॉन्च कर देते हैं। तो ये देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर कोई नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर कोई एंट्री नहीं कर सकता कोई भी जहाज। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें कंट्रोल की जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उनको रनवे क्लियर करके देना, कहां कहां पर जहाज उड़ रहा है, कहां कहां पर उसको बेसिकली लेकर चलना है। तो ये कनेक्टेड रहते हैं हमेशा रडार के साथ में, अपने सिस्टम के सैटेलाइट के साथ में, ताकि यहाँ पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहते हैं एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि कई सारे जहाज एक ही टाइम पर दुनिया भर के जहाज जो हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। तो उनको एक दूसरे से बेसिकली इस तरीके से पता चला आसमान में लड़ लड़कर पटक पटक कर मर गए वहीं पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है, तो उससे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी, मतलब ऐसी कि जो कानून पास कर बनाएगी पार्लियामेंट के अंदर में। और यहाँ पर इससे पहले सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 1995 में आप लोगों के सामने निकल कर आई। अगर बात करें यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा, राजीव गांधी भवन, जो कि सफदरजंग के पास में आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में हमारे देश में सर्व करती है संजीव कुमार, जो चेयरमैन है आज के में, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है यहाँ पर तो मैनेज करती है क्या? एयरपोर्ट मैनेजमेंट और एयर जो यहाँ पर बेसिकली नेविगेशन सर्विस किसके अंडर में आती है? बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। अब मिनिस्टर कौन है ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। इतनी सारी बातें बताता हूँ, अगर एक पूछ लेता हूँ तो यार कम से कम आंसर दे दिया करो, रहम कर लिया करो मेरे ऊपर कम से कम थोड़ा सा आंसर जरूर दिया करो यार। पार्टिसिपेट करते हो ना, अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब लगता है कि हाँ सही है, ठीक है, मजा ले रहे हो आप लोग भी, पर लेकिन नहीं करते तो ठीक है, चलो पढ़ा रहा है जो भी पढ़ा रहा है, तो मतलब अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से चीजें होती है ना। तो एक कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। तो बेसिक पर्पज मेरा वही रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो मजा आता है मेरा भी और पढ़ाने में, ठीक है। बातें करें यहाँ पर अंडर, अगर इसके बारे में बात करें, एग्रीमेंट जो है यहाँ पर बीईएल और इसी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इसी के साथ में एडवांस सरफेस मूवमेंट कंट्रोल लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं, ताकि कल को कोई भी इशू नहीं देखने को मिले और खुद से यहाँ पर चीजों को ऑपरेट किया जाएगा, कैसे टेक ऑफ कैसे लैंडिंग होनी है। ऑब्जेक्टिव यही है ताकि यहाँ पर एक तरीके से हम लोग अपनी खुद की कंट्री में कैपेबल हो सके और बीएल के साथ मिलकर अपनी खुद की चीजों को डेवलप कर सकें और एड्रेस कर सकें कि मॉडर्नाइज कैसे करना है आज की डेट में। क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर इसका आने का? देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक स्कीम चल रही है पूरे देश का आम नागरिक। अब इतने सारे एरिया को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कल को आपस में ही ठुक रहे हैं एक दूसरे के जहाज, किया रहे सड़कों पर गड्डी ठोक दिया, उसने मेरा जहाज ठोक दिया पीछे से, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, गड्डी तो फिर भी सड़कों पर है, वहां पर इंसानों की जान चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी है। कैसे सेपरेट रखना है यहाँ पर मल्टीपल जो एयरक्राफ्ट है, इफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर वे में, इसको कैसे लेकर चलना है, एयर नेविगेशन सर्विस कैसे ढांचागत प्रोवाइड करानी है। और सबका पूरा मुद्दा है कि हम लोग अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। रिड्यूस करेंगे फॉरेन डिपेंडेंसी, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा एएनएस यानी कि एयर नेविगेशन सर्विस में फॉरेन के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग खत्म करेंगे, अपनी चीजें अपने आप संभालेंगे। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में अगर बात करें तो सरफेस मूवमेंट हो गया या होलोग्राफी रडार हो गई, ये सारे टेक्निकल शब्द हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कोई पायलट है वो सारे समझेगा। आप लोग हल्का सा देख लीजिएगा, नॉइज को मॉनिटर करना, इसी के साथ में मीटरोलॉजिकल सेंसर को किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एयर लिफ्ट करना, लाइटनिंग कंट्रोल, ये सारी चीजें, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें निकल के आएंगी। डालने का तो मतलब नहीं था, पर लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बोला कि हो सकता है कोई आगे चलकर आप में से पायलट बनना चाहता हो, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा। तो ज्यादातर इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये आप लोगों को पढ़ाई जाती है। जब आप लोग पायलट बन जाओगे तो वहां पर कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है, नहीं एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ सारी बातें बताई जा रही है, बेसिक चीजें। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पता होना चाहिए जर्नलिस्टिक फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आप लोगों को चीजें रटनी है बिल्कुल। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कंफ्यूजन को साथ में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। आज का जो इंपोर्टेंट जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। बेसिकली 2021 से प्रस्तुत किया गया था, 22 का अब तक नहीं आया, ठीक है, आगे रिलीज होगा। सबसे पहली बार जो रिलीज होता है वो 1989 में ये रिलीज किया गया था। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर स्विट्जरलैंड के द्वारा जो मैनेजमेंट डेवलप, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया जाता है। टॉप परफॉर्मर कौन है? अपने आप को ही खिताब दे दिया, यानी कि स्विट्जरलैंड ने अपने आप को ही बोला कि पहले नंबर पर तो हम ही हैं, ठीक है। फिर स्वीडन है और डेनमार्क है दूसरे और तीसरे नंबर पर। टॉप अगर एशिया में देखेंगे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान और चाइना।
ये यहाँ पर हमारी जो रैंक है वो है 43, ठीक है। अगर बात करें चाइना की 16, तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा है। 4 फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं और ढांचा कैसे बना रहे हैं, यानी कि कनेक्टिविटी सारी चीजें, वो सब चीजें देखता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करके बता दिया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जहां पर भी जो डाउट होता है उसके बारे में बताइएगा जरूर। सबसे पहले तो फिर से राजस्थान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय करो फॉर्मेशन डे। और बाकी मॉर्निंग में जरूर आप लोग, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मॉर्निंग में जो हिंदू की वीडियो आती है वो भी पसंद आएगी। कई सारे बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, आप लोग भी जो नहीं जुड़े हुए हैं इस वीडियो के साथ में, तो पूरा न्यूज़पेपर कवर कराता हूं यहाँ पर बेसिकली स्टैटिक और करंट के साथ में। तो इसको भी अगर पार्ट बना ले लाइफ का, तो आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी सी और बेहतरीन बनाने में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बीमारी, एलोपेशिया और पूरा इश्यू समझा के क्या था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अगर होगा तो बताइएगा जरूर, मैं ही पर हूं, ठीक है। मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, ओके। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की स्ट्राइक के बारे में, संविधान के कुछ कॉन्सेप्ट देखे और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना, कैसे कैसे बनाई गई है और कहां पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट बनाया ट्रायंगल का, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या है यूनेस्को के बारे में रिपोर्ट वगैरह, वो सारी और बेसिक चीजें भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी बताई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एयर ट्रैफिक के बारे में जाना, हम लोग अपने देश में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की काफी डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात की जिसको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कहता है, तो ये भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब आप लोगों से देखता हूं कि लेक्चर में आप लोग सो रहे थे या फिर रियलिटी में सीरियस होकर देख रहे थे। इतना तो बोरिंग नहीं पढ़ाता हूं यार, खैर कि आप लोग सो जाओ, पर फिर भी कई सारे महानुभव होते हैं जिनको नींद आ जाती है अक्सर लेक्चर में, तो बताइएगा आप लोग उनमें से तो नहीं है। बात की जा रही है यहाँ पर पिंकेट स्मिथ के बारे में, कौन सी बीमारी से जूझ रही है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। डाइज नोन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में बात की, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। यूनेस्को में जो यूसीसीएन है यहाँ पर, ये क्या है और कब क्रिएट किया गया। कई सारी सिटीज हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में। जो क्राफ्ट एंड द फोक्स के बारे में बात करें तो कौन सी सिटी है, मुंबई किस कैटेगरी में, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ये आप लोगों को बताना है। बीईएल क्या है यहाँ पर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है अपना खुद का मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करने का, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा सा कल का भी देख लेते हैं। देखिए 24 घंटे के अंदर अगर चीजों को आप लोग रिवाइज कर लेते हैं ना, तो लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाओगे। तो कोशिश किया कि 24 घंटे के अंदर चीजों को रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। अगर बात करूं यूनियन मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर जिनके द्वारा अभी यहाँ पर भारतीय भाग्य विधाता, मतलब भारत भाग्य विधाता यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में ऑर्गेनाइज कौन सा करा रहा था, ये मैंने पूछा था। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें हमारी कंट्री में कौन सी चीफ जस्टिस थी, जो महिला चीफ जस्टिस यहाँ पर बनी थी। और सबसे लंबे समय तक जो चीफ जस्टिस नहीं, सॉरी चीफ जस्टिस तो अब तक कोई भी महिला नहीं बनी है, मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी और सबसे लंबे समय तक कौन है यहाँ पर, ठीक है। आगे इसी के साथ में डायरेक्ट वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनी, वो आप लोगों को बताना है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी, पहले कहां आता था अब कहां पर आता है, पहले स्टेट में आता था अब यहाँ पर कौन कैंड लिस्ट में आता है, कौन सा संविधान में संशोधन करके यहाँ पर इसको पहुंचाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो बताइएगा, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। निपुण भारत के बारे में बात की जाए तो बताएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इससे पहले कौन सी थी ये बताना है। सारे क्वेश्चन बड़े ही प्यारे से हैं, सारे डिटेल में पढ़ाए थे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर बता देता हूं, पर वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से भी आंसर देना है, ठीक है। इससे ये रहेगा कि लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाओगे, ओके। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि यहाँ पर इसको आगे लेकर चल रही है इंप्लीमेंट करने के लिए। रूमा पाल जी जो है ये पहली ऐसी जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक 6 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर रही। फातिमा जी पहली यहाँ पर जज थी 1989 में। इंदु मल्होत्रा जी यहाँ पर पहली वुमेन जज थी जिनको डायरेक्ट एडवोकेट से जज बनाया गया। 42वां संविधान में संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान का संशोधन है, 1976 में लाया गया था, जिसमें स्टेट को यहाँ पर स्टेट लिस्ट से कौन कैंड लिस्ट में डाला गया था, किसको, एजुकेशन को, ठीक है। एजुकेशन या फिर एडुकेशन, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर एडुकेशन बोला मैंने कहा अच्छा ठीक है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए एक बार फिर भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो इनको इंप्रूव करने की। मैं भी रेगुलर आप लोगों ने देखा होगा कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए कई बार लैंग्वेज में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में कोई कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को ना प्रोग्रेसिव रखो। अगर सोचो 3-3-4 अगर प्रोनाउंसिएशन आप लोग सीख लो चीजों को, 3 एक्सेंट अगर आप लोग सीख लो 3-3-4 तरीके से चीजों को बोलने के, तो कैसा रहेगा। तो बिल्कुल भी सीखने से नहीं डरना है, हमेशा सीखते रहो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया 4 जो की बात की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया यहाँ पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1986 की, जो कि हम लोगों ने देखी, ठीक है।
तो ये था सारा आज का डिस्कशन। कैसा रहा जरूर बताएगा, फीडबैक देकर जरूर जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम एसएलवी फैमिली पूरा अच्छे से फीडबैक देगी। उसी के साथ में मॉर्निंग में अच्छे से कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ में, हिंदू के साथ में। पीडीएफ पूरे लेक्चर का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे है, अच्छे से एंजॉय करना। तो लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।